नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनईपी 2020 के बारे में। सभी को पता है दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनईपी 2020, और जो कि अभी ईएमआरएस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। साथ ही सी टेट के लिए या फिर किसी भी स्टेट के टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ जो एनईपी है वहाँ हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले, जो कि आपको एमसीक्यू के रूप में यहाँ पर रहेगा। और सभी के जितने भी प्रश्न हैं वह बेसिक आपका जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से उठाएगा, जो कि प्रश्न में भी पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक एक करके 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो हमारे पास है वो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, जिसमें दिया है एनईपी अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, या फिर इसी को नई शिक्षा नीति 2020 के लिए भी जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, किसने तैयार की है। तो किन्होंने तैयार की है, 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया है। ऑप्शन ए दिया है कोठारी समिति, ऑप्शन बी दिया है के कस्तूरी रंजन समिति, ऑप्शन सी दिया है एस आर रंगनाथन, और ऑप्शन डी दिया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो किन्होंने तैयार की है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, के कस्तूरी रंजन समिति ने इसको तैयार किया है, अर्थात एनईपी 2020 को तैयार किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे दोस्तों इसके अध्यक्ष। ऑप्शन ए दिया है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी दिया है दौलत सिंह कोठारी, ऑप्शन सी दिया है एस आर रंगनाथन, और ऑप्शन डी दिया है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, अर्थात डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कौन थे इसके अध्यक्ष थे, अर्थात एनईपी 2020 के वो क्या थे, अध्यक्ष थे। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। तो कितना प्रतिशत किया जाएगा, तो याद रखिएगा जो जीडीपी है ना उसका जो पहले कितना प्रतिशत किया जाता था, तो 4% यहाँ पर खर्च किया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में इसमें 6% खर्च किया जाएगा। इसको याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीडीपी का कितना प्रतिशत पहले केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा नीति के लिए उपयोग किया जाता था, फिर खर्च किया जाता था, तो पहले जो था वो क्या था, 4% था, और अब कितना हो गया है, वह 6% हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है। इसका सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, सही अनुक्रम बताना है, अर्थात कौन सा सही क्रम है ये हमको बताना है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला जो होता है तो 4 भाग में इसको बांटा गया। ठीक है, 4 भाग में कौन कौन से, जिसको हम लोग 5, 3, 3 और 4 के नाम से जानते हैं, तो इसी के अनुसार ये बटा है। तो सबसे पहले जो 5 के लिए यूज होता है वो क्या है, तो मूलभूत चरण है। तो देखिएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों में मूलभूत चरण पहला है, तो ऑप्शन बी तो आपका पहले से यह कट जाएगा। अब बाकी 3 में से क्या हो जाएगा, तो उसके बाद अगर हम ये 3 की बात करें 5 के बाद, तो ये होता है आपका प्रारंभिक चरण। तो ये आपको देख सकते हैं प्रारंभिक चरण अब कहाँ है, तो देखिए यहीं पर दिया ऑप्शन ए में, उसके बाद तो इधर नहीं है, तो ऑप्शन सी भी कट जाएगा, ऑप्शन डी भी कट जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है। तो क्या है नया पैटर्न, तो याद रखिएगा इससे पहले जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या पैटर्न था, तो 10+2+3 ये पैटर्न था, अर्थात पहली से 10वीं तक के लिए, उसके बाद 11वीं 12वीं के लिए, जो 3 है लास्ट में क्या है ग्रेजुएशन के लिए रखा गया था। लेकिन वर्तमान में इसको बदल करके क्या रखा गया है, तो 5+3+3+4। ठीक है, अर्थात ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। और बाकी देख सकते हैं यहाँ पर अगर ऑप्शन ए की बात करें तो 5+3+4+3 दिया है, सी की बात करें तो 5+3 × 3+4 दिया है। तो ये सब क्या है, ऑप्शन जो बी है, डी है और ए है, ऑप्शन तीनों गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया, जो कि ऑप्शन हमारा डी है, जो कि सही हो जाएगा। पूर्व भी यही नाम था, अर्थात शिक्षा मंत्रालय था, उसको बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था, फिर से उसको वापस नाम दे दिया गया, अर्थात शिक्षा मंत्रालय उसको वापस दे दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है। अभी हम लोग पिछले प्रश्न में भी देख चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आपको इसका जो चरण है वह याद है तो आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे याद करेंगे, सबसे पहले होता है आपका
जो देख सकते हैं फाउंडेशनल स्टेज होता है, ठीक है। क्या होता है? फाउंडेशनल स्टेज होता है। उसके बाद आपका होता है प्रिपरेटरी स्टेज होता है, अर्थात इसको एफ पी, उसके बाद फिर एम, फिर एस। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। तो देख सकते हैं 5 के नीचे एफ लिखिएगा, 3 के नीचे पी है, फिर 3 के नीचे एम है, फिर 4 के नीचे एस है। तो इस प्रकार आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमको पूछा क्या गया? पहले 5 वर्ष को, ठीक है। तो पहले 5 वर्ष में क्या एफ है, तो एफ वाला कौन देख सकते हैं? ऑप्शन बी दिया है आपको। तो ये हमारा हो जाएगा नींव चरण, या फिर इसी को मूलभूत चरण के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा, अर्थात कौन से वर्ग या फिर बोल सकते हैं कौन से क्लास से यह स्टार्ट होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया है, 6वीं, 7वीं, 10वीं, 12वीं। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा। 6वीं से इसको स्टार्ट किया जाना, अर्थात प्रारंभ किया जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? तो याद रखिएगा कक्षा 5वीं तक इसको, अर्थात जो बच्चे हैं उनको उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है। एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो आप सभी को लगभग पता है एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। याद रखिएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया, ठीक है, अर्थात कब संशोधित किया गया? जो पुराना एनईपी था उसके स्थान पर नया एनईपी लाया गया है, तो कब लाया गया ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देख सकते हैं 2010 दिया, 2014 दिया, 2009। तो 2010 में कोई शिक्षा नीति नहीं आई है, ना 14 में नहीं आई है, ना 9 में नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात 2020 में। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का प्रश्न है। एनईपी 2020 कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ठीक है। तो कितने नंबर की है? तो याद रखिएगा सबसे पहली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1968 में, ठीक है। उसके बाद आई है 1986 में। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं, रखना भी जरूरी है। अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो देखो आप कैसे याद कर सकते हैं। अगर आप एक याद करेंगे तो आपको दूसरा भी याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या 68 है ना, इसी को पलट देंगे तो हो जाएगा 86 हो जाएगा। अब उसके बाद अभी जो आई है वो कौन से नंबर की है? तो तीसरे नंबर की है, जो कि 2020 में आई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक, अर्थात यह तीसरी नंबर की शिक्षा नीति है। अगला प्रश्न देखते हैं इसी में। भारत में अब तक नीति अर्थात शिक्षा नीति किस वर्ष आई है? तो किस वर्ष आई? तो देख सकते हैं अभी हम लोग बात किए हैं, सबसे पहले किस में आई थी? तो 1968 में आई थी, फिर 1986 में आई है, और उसके बाद 2020 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा लागू की गई है? तो हम जानते हैं अभी 2020 में लागू हुई थी, उससे पहले कब हुई थी? तो 1986 में। तो आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना है। तो दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात 34 वर्ष का इसमें अंतराल था। तो 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? तो और देख चुके हैं प्रश्न ऐसी था सेम, इसका भी आंसर वही हो जाएगा, अर्थात कक्षा 6 से यह प्रारंभ की जाएगी, अर्थात व्यावसायिक शिक्षा। चलिए अगला देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? डीएलएड दिया है, बीएड दिया है, एमफिल दिया है, उपरोक्त सभी। तो किसको समाप्त कर दिया गया है दोस्तों? इसको अच्छे से याद रखिएगा, एमफिल को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो कितने वर्षों के अध्ययन के बाद? तो 4 वर्षों का जो कोर्स होगा उसमें अगर आप लोग 2 वर्ष कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा वहाँ पर दिया जाएगा, इसको याद रखिएगा। पहले क्या था, जैसे हम लोग अगर कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करते थे तो 3 साल का था। तो अगर 1, 2, 3 है, अगर आप लोग पहला साल कंप्लीट करके छोड़ दे तो आपको कुछ नहीं मिलता था। दूसरा साल अगर आप पढ़ रहे हैं उसके बाद अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो भी आपको कोई वहाँ पर ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं दिया जाता था, जब तक कि आप तीसरा साल कंप्लीट नहीं करते। लेकिन अब इस वर्ष वैसा नहीं होगा। अगर 2020 का जो शिक्षा नीति अगर लागू होता है तो ये क्या है, अलग अलग चरणों में इसको बांट दिया गया है। अगर आप लोग 2 साल पढ़े हैं, 3 साल पढ़े हैं तब आपको क्या मिलेगा, 4 साल पढ़े तब आपको क्या मिलेगा, कुछ इस प्रकार से है। तो इसी में अगर आप लोग 2 साल अगर पढ़ रहे हैं, 2 साल पढ़ने के बाद भी अगर छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा का वहाँ डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, तो क्या आवश्यक है देख सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है 2 साल की स्नातक डिग्री, ऑप्शन बी दिया है 3 साल की स्नातक डिग्री, ऑप्शन सी दिया है 4 साल की स्नातक डिग्री और ऑप्शन डी दिया है 5 साल की स्नातक डिग्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 साल की स्नातक डिग्री। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया? तो किस भाषा से लिया गया शिक्षा शब्द जो है? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, लैटिन भाषा से इसको लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वें नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षा का अनुपात क्या रखा गया है? तो 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लगभग सभी को पता होगा कि इसका जो रेशियो है अर्थात अनुपात है वह कितना रखा गया है। ऑप्शन ए दिया है 30:1 है, ऑप्शन बी दिया गया है 25:1, ऑप्शन सी दिया गया है 35:1 और ऑप्शन डी दिया गया है 40:1। जिसमें जो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड जो आपको नंबर दिख रहा है ना, 30, 25, 35, 40, वहाँ पर बच्चों की संख्या है और जो आपको बगल में रेशियो 1:1 दिया है वो क्या है? टीचर की संख्या। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? तो किसके लिए बनाया जाएगा? तो जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है दोस्तों वो किसके लिए बनाया जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, बच्चों के लिए उसको बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि यहाँ पर पूछा क्या गया है। तो छात्रों के आकलन के लिए बोला गया, क्या बनाया गया है? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। अब इसका नाम क्या है ये हम आप पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परख। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें दिया है परख। अब इस परख में जितने भी लेटर हैं सबका अपना अलग अलग अर्थ होता है, उसको हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 23वें नंबर का प्रश्न है, उसमें दिख रहा है परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख में पी का अर्थ क्या है? ठीक है, तो पी का अर्थ क्या हो सकता है देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है। ऑप्शन ए दिया है परफॉर्मेंस दिया है, ऑप्शन बी दिया है पॉलिसी, ऑप्शन सी दिया है प्रॉब्लम, ऑप्शन डी दिया है प्रोडक्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ना ऑप्शन ए। ठीक है, परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो परख में जो हर एक लेटर का अगर हम लोग अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा? पी से हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस, ए से हो जाएगा आपका असेसमेंट, आर से हो जाएगा रिव्यू, ए से हो जाएगा एनालिसिस, के से हो जाता है नॉलेज और उसके बाद एच से होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो अगर आप लोग पूरा एक साथ इसको पढ़ना चाहें तो कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा भी, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। कुछ इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24वें नंबर का प्रश्न है, दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? ठीक है, तो किससे संबंधित है याद रखिएगा। ऑप्शन ए दिया है ग्रामीण छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन है यहाँ से कट जाएगा। ऑप्शन बी क्या दिया है? देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन जो बी दिया है ना वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 25वें नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो कौन सा कथन प्रस्तावित है देख सकते हैं। ऑप्शन ए दिए है विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यह तो गलत है, क्योंकि हमको यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों को प्राथमिक अर्थात स्टार्टिंग से उनको क्या करना है, कुछ वर्षों तक उनके क्षेत्रीय भाषा या फिर मातृभाषा जो बोल सकते हैं उसकी आंचलिक भाषा, इसमें उनको सिखाया जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, तो बिल्कुल गलत है यह बात जो है, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर कोई बालक क्या है बहुभाषी है तो उसके संज्ञानात्मक विकास में बहुत उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 26वें नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? ठीक है, तो यहाँ पर 4 हमको क्या अलग अलग पॉइंट दिया गया, फिर इसके अनुसार हमको आंसर निकालना है। तो पहला जो दिया है, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थी में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, तो यह तो सबसे गलत बात है। ठीक है, किसी बच्चे में आप तनाव उत्पन्न नहीं कर सकते, ना उनको भयभीत कर सकते हैं, बल्कि उनको प्रोत्साहित करना होता है हमको। तो पहला ऑप्शन हमारा यहीं से कट जा रहा है। बाकी देख सकते हैं दूसरा क्या है, अध्यापन अधिगम
क्रियाओं को दोहराना, ऑप्शन अर्थात तीसरा दिया है यहाँ पर अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, और ऑप्शन या फिर जो पॉइंट चौथा दिया है वो है कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो तीन जो आपको दिख रहा है, दूसरा, तीसरा और चौथा, यह सही लग रहा है। तो इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए है ना उसको देखते हैं। तो जहाँ जहाँ पहला दिख रहा है ना, सबसे पहले आप उसको काट देते हो। यहाँ पर पहला दिख रहा तो ये भी कट जाएगा, यहाँ भी पहला तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अर्थात ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे सॉल्व करना है, अगर 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा दिया है ना, तो हाँ सबसे पहले देखिए कि कौन वहाँ पर गलत हो रहा है। अब जो भी गलत है ना उसको जितना भी ऑप्शन है वहाँ से आप रिमूव कर दीजिएगा, तो आपका आधा क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, जिसमें दूसरा, तीसरा और चौथा दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो क्या सिफारिश करती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, बहुभाषावाद, ठीक है। इसको क्या करती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, सिफारिश करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28वें नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है क्या है, तो उसका जो बदलाव है वो कैसा है, तो ऑप्शन है हमारा यहाँ सही हो जाएगा मानकीकरण से लचीलापन, ठीक है, याद रखिएगा मानकीकरण से लचीलापन इसका क्या है, प्रस्तावित बदलाव यहाँ पर जो किया गया है वह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29वें नंबर का प्रश्न है, इसका देख सकते हैं दोस्तों, आपको 29वें नंबर के प्रश्न में दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय MERU शब्द का विस्तृत रूप क्या है, तो क्या है इसका विस्तृत रूप, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है हमारे यहाँ सही हो जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है, तो क्या है इसका उद्देश्य, ऑप्शन ए है प्रश्न पत्र सेट करना और परीक्षा आयोजित कराना, तो यह तो गलत है, ठीक है, ऑप्शन हमारे यहाँ से कट जाएगा। ऑप्शन अगर सी देखें तो सी में दिया है बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, तो यह भी गलत है। ऑप्शन सी देख सकते हैं UGC के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना, ठीक है, तो मापदंड है, ठीक, उसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। NEP 2020 के अनुसार ABC क्या है, ठीक है, तो ABC के बारे में पूछा गया। तो NEP 2020 के अनुसार जो ABC है ना वह क्या चीज़ है, तो याद रखिएगा शिक्षा बैंक क्रेडिट, ठीक है, याद रखिएगा शिक्षा बैंक क्रेडिट ABC का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। NEP 2020 के अनुसार ABC का फुल फॉर्म क्या है, अब इसका पूरा नाम हमको बताना है क्या होता है, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक, इसको याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपको ए में देखने को मिल रहा है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये होता है ABC का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई परिभाषिक शब्दावली क्या है, ठीक है, तो याद रखिएगा किसके लिए पूछा गया, तो प्री स्कूल जो लेवल 3 का है उसको पूछा गया है, तो बाल वाटिका, ठीक है, ऑप्शन है हमारे यहाँ सही हो जाएगा। उसका जो शब्दावली है वह क्या है, तो बाल वाटिका के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में या फिर चरण पर बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी प्राथमिक। अगला प्रश्न देखते हैं। 35वें नंबर का प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है, तो किस प्रकार के ऑप्शन दिए हैं, घर में ही जा सकते हैं, वही गृह आधारित, तो यह तो गलत हो जाएगा। अगला है विषय आधारित, तो यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन है मूल्यांकन केंद्रित, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक एवं आयु विकास के अनुरूप, ठीक है, तो इसके हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से उनको अवसर प्रदान कर सकते हैं, जिसमें क्या है सृजनात्मक है, जिज्ञासात्मक है, आयु एवं विकास के अनुरूप, अर्थात उसका जो एज क्या है उसके अनुरूप उनको हमको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, उनको जिज्ञासा उसमें पैदा करना है, जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए उसके लिए हम लोग एक्टिविटी कराना है, क्या करा सकते हैं, तो ये सब जिसके अंतर्गत आता है। अगला देख सकते हैं, लगभग ये क्वेश्चन तो हम लोग देख चुके हैं, तो इसका आंसर लगभग सभी को पता है, ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात 5 + 3 + 3 + 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, परीक्षाओं पर केंद्रित हो, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, तो यह भी गलत हो जाएगा। संलग्न और संदर्भित हो, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा संलग्न और क्या होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 38वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। ठीक है, तो कौन सा कथन प्रस्तावित है ये यहाँ पर बोला गया है। 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन ए दिया है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, तो यह तो गलत हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, और मेरे ख्याल से शायद इस प्रश्न को भी एक बार हम लोग देख चुके हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है, तो किसको करती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन हमारे डी सही हो जाएगा, मातृभाषा या फिर घर की भाषा को। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है ये 2020 है, 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो क्या है मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वह है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, तो ये क्या है उसका मूल्यांकन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। 41वें नंबर का प्रश्न है, एक मिशन मोड में देश यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको यूईई के नाम से जाना जाता है, प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी कूट वाला प्रश्न है, देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, ऑप्शन ए दिया है केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। अगला दिया है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन तीसरा दिया है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। और ऑप्शन डी दिया है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो जो चारों के चारों दिख रहे हैं दोस्तों, चारों के चारों सही हैं, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता को एक बच्चे के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती, तो यह तो नहीं देखती। ठीक है, अगला है बहुभाषीयता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, तो याद रखिएगा पूंजी के रूप में इसको देखती है, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को कैसे पढ़िएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ जोड़ के पढ़िएगा, तब ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय में आने वाले अभ्यर्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है, तो क्या प्रस्तावित करती है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए, तो क्या दर्शाना चाहिए, ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना, तो यह तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला देखिएगा ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया है, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने का नामांकन, तो यह भी गलत है। अगला देख सकते हैं यहीं पर ऑप्शन डी में दिया है विद्यार्थियों की अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी चाहिए, तो ऑप्शन हमारा जो डी दिया है वह भी गलत है। ठीक है, तो ये तीनों तो ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया है विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, तो ये क्या है 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र में दर्शाना चाहिए, अर्थात प्रदर्शित किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, ऑप्शन है कंठस्थीकरण प्रत्यास्मरण, तो ये तो ऑप्शन हमारा पहला ऐसी गलत हो जाएगा, क्योंकि रटना फिर कंठस्थ करना ये तो किसी भी शिक्षा नीति के तहत बात नहीं किया जाता। तो ये तो हमारा जो दोनों ऑप्शन है ना, या अर्थात जो ए में दिया है दोनों गलत है। तो देखिए ऑप्शन बी में भी एक चीज़ दी है, तो ये भी तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, और ऑप्शन डी में जो दिया है ना वो भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिव्यांग छात्रों के या फिर दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ाया नहीं दिया या फिर बढ़ावा नहीं दिया गया है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ सही हो जाएगा, अनिवार्य विशेष शिक्षा। ठीक है, तो इसको क्या है बढ़ावा नहीं दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49वें नंबर का प्रश्न है, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं फिर ऑप्शन में चलेंगे। प्रश्न दिया है दोस्तों, देख सकते हैं आपको यहाँ पर 49वें नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है, तो क्या प्रस्तावित करती है, ऑप्शन ए दिया है विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती।
ऑप्शन बी दिया है विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि। ऑप्शन सी दिया है रटंत अधिगम को महत्व देना। तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको पता है उसको काटते चलिए अगर वो गलत है तो। अगला दिया है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और चौथा, अर्थात जिसमें सी नहीं है तो ये हमारा सही है, ये भी सही है, और ऑप्शन जो चौथा दिया है यहाँ पर वो भी हमारा सही है। तो इस प्रकार से जो पहला, दूसरा और चौथा जिसमें है वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है। तो क्या प्रस्तावित करती है, देख सकते हैं, स्व आकलन और सह समूह आकलन का समावेश, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों। इसको याद रखिएगा, क्या दिया है, स्व आकलन और सम समूह आकलन का समावेश। तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम टोटल 50 प्रश्न यहाँ पर देख चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 50 प्रश्नों को अच्छे से आप लोग तैयारी करके जाइएगा, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, इसको आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।